संविधान का ऐसा अपमान हुआ जो अभूतपूर्व रहा, और वो अपमान इस रूप में भी हुआ है कि डिप्टी स्पीकर के पद का चुनाव ही नहीं करवाया गया। आप एक तरफ जिसको शर्त लगाना कह रहे हैं इंडिया गठबंधन द्वारा, वहीं दूसरी तरफ आप जानबूझकर आंख मूंद रहे हैं कि इस लोकसभा स्पीकर ने और इसी मोदी सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 93 के तहत संसद में, लोकसभा में जो डिप्टी स्पीकर का पद होना अनिवार्य है, उसका चुनाव ही नहीं करवाया है 5 वर्ष। यानी आप एक तरफ तो शर्त का हवाला देकर के अपनी सरकार का बचाव कर रहे हैं गलत तरीके से, लेकिन दूसरी तरफ संविधान की अवहेलना जो हुई है उधर से आंख मूंद रहे हैं। जितने भी नेता और जिन पार्टियों के नेता इस तरह की बात उठाएं, जनता को उनसे सवाल करना चाहिए कि आखिर पिछले 5 वर्षों तक किसकी जिम्मेदारी थी डिप्टी स्पीकर का चुनाव कराने की, और अगर ऐसा नहीं कराया गया तो संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार डिप्टी स्पीकर का होना अगर अनिवार्य पद है तो फिर संविधान का उल्लंघन नहीं हुआ क्या? यह सवाल जेपी नड्डा से पूछा जाना चाहिए, जो आज कह रहे हैं कि विपक्ष जो है सौदेबाजी कर रहा है। विपक्ष सौदेबाजी नहीं कर रहा है दोस्तों, विपक्ष संविधान का पालन करवाने के लिए सरकार पर दबाव डाल रहा है, और यही विपक्ष का कार्य होता है। तो मैं फिर से एक बार कहूंगा कि ओम बिड़ला अपने पिछले कार्यकाल में पूरी तरह से संविधान का पालन नहीं किए हैं, असंवैधानिक कार्य किए हैं। इनकी जिम्मेदारी थी डिप्टी स्पीकर का चुनाव करवाने की। जब इनका चुनाव हो गया तो इनको पहले ही बैठक में डिप्टी स्पीकर का चुनाव करवाना चाहिए था, लेकिन ये सरकार के सामने घुटने टेक दिए हैं। सरकार से बड़े हैं ये, लोकसभा का स्पीकर सरकार से बड़ा होता है, क्योंकि सरकार लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अनुच्छेद 75 के खंड 3 में जिसका अध्यक्ष होता है लोकसभा स्पीकर, लेकिन ये अपनी पगड़ी यानी लोकसभा स्पीकर की पगड़ी उठा करके सरकार के कदमों में रख देने वाले व्यक्ति साबित हुए हैं। और यही कारण था कि सरकार के इशारे पर इन्होंने डिप्टी स्पीकर का चुनाव ही नहीं करवाया। तो जो व्यक्ति संविधान का पालन नहीं किया है उसे स्पीकर कैसे बनाया जाए, यह सवाल विपक्ष के सांसदों द्वारा उठाया जाना चाहिए। और मैं चाहता हूं कि चाहे सत्ता कुछ करे, विपक्ष कुछ करे, सांसद कुछ करें, सरकार कुछ करे, आम जनता को भी संविधान की जानकारी होनी चाहिए। इसलिए ही मैं ये वीडियो बना रहा हूं। हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी, और आज 26 जून 2024 का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज संसद में लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होने जा रहा है। और ये चुनाव महज खाना पूर्ति नहीं है, बल्कि ये चुनाव लोकतंत्र और संवैधानिकता का परीक्षण का दिन है। दोस्तों, 2019 से 2024 यानी 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष रहे हैं ओम बिड़ला। मेरा सीधा आरोप है कि यह कहीं भी इस पद को डिजर्व नहीं करते। ठीक है कि लोकतंत्र में बहुमत से कोई कहीं चुना जा सकता है और उसकी कुछ न्यूनतम शर्तें हैं, लेकिन चुन लिए जाने के बाद वह उस पद पर किस तरह से कार्य किया होता है, इस आधार पर उसका मूल्यांकन होना चाहिए। तो एनडीए यानी मोदी जी की पसंद है संविधान विरोधी, लोकतंत्र विरोधी मानसिकता वाले ओम बिड़ला जी। ये कैसे संविधान विरोधी, लोकतंत्र विरोधी मानसिकता के मैं दिखाऊंगा अभी। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की ओर से कांग्रेस के सांसद के सुरेश, जो केरल से आते हैं, ये प्रत्याशी बनाए गए हैं। बहुत दिलचस्प मुकाबला हो सकता है। ठीक है कि एनडीए को 293 सीटें हैं गिनती में, और इंडिया गठबंधन को 233 सीटें वर्तमान में हैं, क्योंकि वायनाड से राहुल गांधी जी ने इस्तीफा दे दिया है। वो 2 वोट नहीं दे पाएंगे और वहां उपचुनाव होना बाकी है। इसके अलावा कुछ सांसद वोट देने नहीं आ पाएंगे, जो जेल वगैरह में होंगे वो नहीं आ पाएंगे, जिनको अभी शपथ ग्रहण ही नहीं कराई गई है। तो आज का जो चुनाव है वो बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन मैं ये जो वीडियो बना रहा हूं, इसका मकसद यह दिखाना है कि देखिए मोदी जी कहां से चुन चुन कर संविधान विरोधी, लोकतंत्र विरोधी मानसिकता के लोगों को ले आते हैं। जी हां, ये नरेंद्र मोदी ही हैं जिन्होंने भोपाल से साध्वी प्रज्ञा को टिकट दिया था, जो गांधी जी को सरेआम गालियां बकती थी। ऐसे नमूनों को टिकट देने वाले इन्होंने, जिनको राष्ट्रपति बनाकर बैठाया है, महज एक समाज से आने के नाते और महिला होने के नाते उनका चाहे जो सम्मान हो जाए, लेकिन उस पद पर रह करके जिस तरह से वो कार्य कर रही हैं वो राष्ट्रपति पद की गरिमा के प्रतिकूल है। कदापि राष्ट्रपति पद की गरिमा के हिसाब से ठीक नहीं है। उनको के आर नारायणन जी से, अब्दुल कलाम आजाद जी से,
डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी से या तमाम अन्य राष्ट्रपतियों से सीखना चाहिए, वैसे ही इनको सोमनाथ चटर्जी से सीखना चाहिए। लेकिन ये संविधान विरोधी, लोकतंत्र विरोधी मानसिकता के व्यक्ति हैं। जब सेंगोल की पूजा हो रही थी उस समय इनका आचरण कहीं से भी लोकसभा के अध्यक्ष का नहीं था। इनका आचरण के एक बॉडीगार्ड के रूप में था, ऐसे हाथ करके पीछे पीछे चल रहे थे। यानी इन्होंने पूरे संसद का, विधायिका का मान मर्दन करवाया अध्यक्ष पद पर रहते हुए। शेष इन्होंने जो लोकतंत्र और संविधान का गला घोंटा, उसके लिए मैं कुछ चित्र दिखाना चाहूंगा। दोस्तों, ये चित्र आप पहचान रहे होंगे। ऐसे सांसदों को भी इन्होंने निलंबित किया था जो उस दिन सदन में थे ही नहीं। ऐसे सांसदों को भी निलंबित कर दिया था, जैसे डिंपल यादव जैसी सांसद, जिनके बारे में कल्पना भी नहीं की जा सकती कि कभी वे संसद के आसन का, संसद की गरिमा का, संविधान का, लोकतंत्र का किसी तरह से कोई उपहास उड़ा सकते हैं जानबूझकर। कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती। ऐसे सांसदों को भी इन्होंने कार्यपालिका यानी मोदी सरकार यानी अमित शाह और मोदी के आदेश पर प्रोटोकॉल में उनसे ऊपर होने के बावजूद भी निलंबित किया था। संसदीय इतिहास में सांसदों का निलंबन, ये देखिए, सुप्रिया श्रीनेत ने कहा भी था कि बंद करो लोकतंत्र का ढोंग। सांसदों के निलंबन पर सुप्रिया गजब फायर हो गई। ऐसे ही इनके उपराष्ट्रपति जो हैं जगदीप धनखड़ जी, वो अपने से किए गए सवाल को जाटों से किया गया सवाल जोड़ करके उसको जाति अस्मिता से जोड़ दिए। वाह रे संविधान विरोधी मानसिकता के नमूने। जब ओलंपिक पदक विजेता बेटियां अपने खिलाफ भाजपाई सांसद द्वारा यौन उत्पीड़न का आरोप लगाकर पुकार कर रही थीं, तब इनको कहीं उनके जाट होने का दर्द नहीं दिखा। मेरा स्पष्ट मानना है कि वो किसी जाति की नहीं है, वो देश की बेटियां हैं। वैसे ही ये उपराष्ट्रपति देश के हैं, जात से नहीं हैं। लेकिन ये स्वयं अपनी जात का जब बखान किए और जात की रुमाल में आंस पोंछने की कोशिश किए, जात के आधार पर लोगों को भड़काने की कोशिश किए, तो पहले इन्हें खुद बताना चाहिए था कि जिस समय जाट बेटियां आंदोलन कर रही थी, इनकी सरकार उन पर लाठियां क्यों बरसाई। जिस समय किसान आंदोलन कर रहे थे, जिनमें सर्वाधिक संख्या में जाट थे, तो इनकी सरकार ने कीलें और कटीली तारें क्यों लगवाई। लेकिन देखिए ये कैसे कैसे लोग लाए जाते हैं। तो ये है ओम बिरला जी की उपलब्धि। और भी आपको बताते हैं कि जिस समय 149 सांसदों का निलंबन हुआ था, उस समय तीनों क्रिमिनल लॉ पास करने की, पेश करने की और पास करवाने की अनुमति दिया था ओम बिरला जी ने। यानी अंग्रेजों के जमाने के बनाए कानून को हम बदल रहे हैं, अपने समय का बना रहे हैं। और अपने समय का बनाने में अपने समय के लोगों को हम सुनेंगे ही नहीं। अपने समय का नहीं बना रहे हैं, अपने मन का बना रहे हैं। फिर से मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि कानून में क्या अच्छा बुरा बना है, ये वीडियो मैं उस पर नहीं बना रहा हूं। हो सकता है कि उसके बदलाव बहुत अच्छे हों, मैंने अध्ययन किया है, मैं उस पर भी अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन जो पारित करवाने का तरीका था, वो भविष्य में हमेशा इन तीनों कानूनों को कमजोर बताने का एक कारण बनता रहेगा। जब कभी इन कानूनों की वैधानिकता का सवाल उठेगा, लोग कहेंगे कि ये कानून तो अघोषित आपातकाल लगाकर पारित किया गया था, विपक्ष के सारे सांसदों को निलंबित करके एक तरफा पास करवाया गया था। तो ये हमेशा उस नए कानून पर एक संदेह का बादल पैदा करेगा। एक और इनकी खामी बता रहे हैं ओम बिरला जी की। दोस्तों अभी आप लोग देखिए, जब इंडिया गठबंधन यानी विपक्ष ने कहा है कि स्पीकर का पद सत्ता ले ले और डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को दे दे, तो नए नए एनडीए गठबंधन के साथी हुए हैं लल्लन सिंह, जेडीयू के नेता। वो कह रहे हैं कोई शर्त लगा के थोड़ी लेन देन होता है। तो मैं लल्लन सिंह जैसे नेताओं से पूछना चाहता हूं कि आप बताइए कि क्या गारंटी है कि ओम बिरला जैसे व्यक्ति जब लोकसभा स्पीकर बन जाएंगे तो डिप्टी स्पीकर का चुनाव भी करवाएंगे। क्योंकि पिछले 5 वर्षों तक भारत के इतिहास में संविधान का ऐसा अपमान हुआ जो अभूतपूर्व रहा, और वो अपमान इस रूप में भी हुआ है कि डिप्टी स्पीकर के पद का चुनाव ही नहीं करवाया गया। आप एक तरफ जिसको शर्त लगाना कह रहे हैं इंडिया गठबंधन द्वारा, वहीं दूसरी तरफ आप जानबूझकर आंख मूंद रहे हैं कि इस लोकसभा स्पीकर ने और इसी मोदी सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 93 के तहत
संसद में, लोकसभा में जो डिप्टी स्पीकर का पद होना अनिवार्य है उसका चुनाव ही नहीं करवाया है 5 वर्ष। यानी आप एक तरफ तो शर्त का हवाला देकर के अपनी सरकार का बचाव कर रहे हैं गलत तरीके से, लेकिन दूसरी तरफ संविधान की अवहेलना जो हुई है उधर से आंख मूंद रहे हैं। जितने भी नेता और जिन पार्टियों के नेता इस तरह की बात उठाएं, जनता को उनसे सवाल करना चाहिए कि आखिर पिछले 5 वर्षों तक किसकी जिम्मेदारी थी डिप्टी स्पीकर का चुनाव कराने की। और अगर ऐसा नहीं कराया गया तो संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार डिप्टी स्पीकर का होना अगर अनिवार्य पद है तो फिर संविधान का उल्लंघन नहीं हुआ क्या? यह सवाल जेपी नड्डा से पूछा जाना चाहिए, जो आज कह रहे हैं कि विपक्ष जो है सौदेबाजी कर रहा है। विपक्ष सौदेबाजी नहीं कर रहा है दोस्तों, विपक्ष संविधान का पालन करवाने के लिए सरकार पर दबाव डाल रहा है और यही विपक्ष का कार्य होता है। तो मैं फिर से एक बार कहूंगा कि ओम बिड़ला अपने पिछले कार्यकाल में पूरी तरह से संविधान का पालन नहीं किए हैं, असंवैधानिक कार्य किए हैं। इनकी जिम्मेदारी थी डिप्टी स्पीकर का चुनाव करवाने की। जब इनका चुनाव हो गया तो इनको पहले ही बैठक में डिप्टी स्पीकर का चुनाव करवाना चाहिए था, लेकिन ये सरकार के सामने घुटने टेक दिए हैं। सरकार से बड़े हैं ये, लोकसभा का स्पीकर सरकार से बड़ा होता है, क्योंकि सरकार लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अनुच्छेद 75 के खंड 3 में जिसका अध्यक्ष होता है लोकसभा स्पीकर, लेकिन ये अपनी पगड़ी यानी लोकसभा स्पीकर की पगड़ी उठा करके सरकार के कदमों में रख देने वाले व्यक्ति साबित हुए हैं। और यही कारण था कि सरकार के इशारे पर इन्होंने डिप्टी स्पीकर का चुनाव ही नहीं करवाया। तो जो व्यक्ति संविधान का पालन नहीं किया है उसे स्पीकर कैसे बनाया जाए, यह सवाल विपक्ष के सांसदों द्वारा उठाया जाना चाहिए। और मैं चाहता हूं कि चाहे सत्ता कुछ करे, विपक्ष कुछ करे, सांसद कुछ करें, सरकार कुछ करे, आम जनता को भी संविधान की जानकारी होनी चाहिए। इसलिए ही मैं ये वीडियो बना रहा हूं। इस नाते इस वीडियो को आप खूब लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब न क्यों सब्सक्राइब करिए। जय संविधान।